नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के। तो आप यदि जेटेट में 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए हुए सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेना होगा। तो आपको हम बताते चले, यदि जेटेट में आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और PDF को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में 100 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ राशि 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी अगर 101% स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको यहाँ पर सारे राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCERT जो जैक की किताब है उसके मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स और PDF एक बार देखिए। आपको बता देते हैं, यदि आपको जब भी वीडियो मिले, कभी भी मिले, तो आप यदि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से 10 दिन का 5 दिन का समय बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक से जो बने हुए नोट्स होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए बहुत ही कम है और उससे भिड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रश्न किताब से थे, लेकिन लोग को किताब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ बाजारू किताब को देखते हैं। बाजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ JCERT का नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 499 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? 23,200 वर्ग किलोमीटर, 23,605 वर्ग किलोमीटर, 22,605 वर्ग किलोमीटर या 23,804 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये झारखंड राज्य में, ये आपको बता देते हैं, ये आपका जो है JSSC में अब तक 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो आपका झारखंड में तो हो सके आपका भी आ जाए कि झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है। तो ये आपका कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 23,605 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर में? 23,605 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? झारखंड में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? अभी तक JSSC के एग्जाम में ये 11 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, झारखंड के एग्जाम में 11 बार से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? 29%, 25%, 22% या नीचे एक ऑप्शन है 24%। ठीक है, तो झारखंड राज्य में आपको बता देते हैं 29% भाग पर वन है, जो कि और वन यहाँ पर अधिक होने चाहिए थे। ठीक है, तो 29% भाग पर वन है। एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाना और इस कड़ी का एक प्रक्रम चलता रहता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य प्रक्रम, खाद्य निवारण या कोई नहीं। ठीक है, तो एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को एक कड़ी के रूप में, कड़ी मतलब श्रृंखला के रूप में जो चलता आ रहा है उसको क्या कहेंगे? तो जो यह क्या चलता आ रहा है, एक जंतु दूसरे जंतु को खा रहे हैं तो खाना मतलब खाद्य हो गया, और उसी का एक कड़ी चल रहा है तो कड़ी मतलब यहाँ पर श्रृंखला हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो संतुलन करते हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसका ऑप्शन होना चाहिए। अगला है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त करते हैं। देखिए यही प्रश्न, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में निर्मुक्त करते हैं, निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये प्रश्न अभी तक आपको बता देते हैं यूपी टेट में 5 बार पूछा गया है, CG टेट में 2 बार पूछा गया है और असम टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, MP टेट में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। अब देख लीजिए कितना बारी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा क्या निर्मुक्त करते हैं, क्या छोड़ते हैं? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जलवाष्प। ठीक है, तो देखिए जब पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये बात फिक्स हो गया। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि पेड़ पौधे किस प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हो गया ना? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो जब यह प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रहा होता है तो पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? तो वायु से लेते हैं देखिए कार्बन डाइऑक्साइड।
वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। अब रही बात कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही तो उसमें छोड़ते क्या है, तो वे जब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं तो ये वायुमंडल को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या निर्मुक्त करते हैं, ये ऑक्सीजन निकलता है और इसी के कारण आदमी और मानव के बीच में क्या रहता है, संतुलन बना रहता है पर्यावरण के बीच में। ठीक है, पर्यावरण के बीच में संतुलन बना हुआ रहता है कि जितने पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और वो उसी के अनुपात में ऑक्सीजन का निर्मुक्त करते रहते हैं, जिससे कि हम मानव जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ऑक्सीजन। यही प्रश्न देखिए बार बार पूछ देता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका क्लियर भी हमने कर दिया। प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है, वायु को, जल को, वन को या भूमि को। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न प्रकृति का फेफड़ा वाला भी प्रश्न आपको पूछा गया है, प्रकृति का फेफड़ा वाला प्रश्न भी आपका पूछा गया है। हरियाणा टेट में 2 बार आया है और CG टेट में जो है आपका 1 बार आया है। उसी तरह से आप देखिएगा U टेट में भी 1 बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है, तो देखिए प्रकृति का फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति का फेफड़ा वन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वन को, क्योंकि हम वन हमें क्या देते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वन से हमें बहुत ही लाभ होते हैं। तो प्रकृति का फेफड़ा जो है वो आपका वन है। क्या है, प्रकृति का फेफड़ा वन है, जहां हम जिंदा रहने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, देखिए नीचे कुछ नोट्स बना दिया गया है, जो यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का फेफड़ा इसी को कहा जाता है। वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं, वृक्ष जो है, पेड़ पौधे जो है, वो जल को कैसे अवशोषित करते हैं, कहाँ से जल लेते हैं आपको बताना है। ठीक है, पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या कोई नहीं। तो ये वृक्ष जो होता है, जल का अवशोषण जो होता है, वृक्ष में जड़ पाया जाता है और जड़ पृथ्वी के अंदर तक जाती है और उसी जड़ से ये जल का अवशोषण कर रहे होते हैं, जिससे पेड़ पौधे गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बाद भी नहीं सूखता है और आपका यहाँ पर जल का अवशोषण होते रह जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग से देखिए एक प्रश्न पूछता है, ग्लोबल वार्मिंग से, विश्व उष्णन से एक प्रश्न पूछता है, आप याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन क्या है। होता क्या है कि जब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाती है, वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ का वातावरण भी क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ने लगता है और जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है उसी को हम लोग कहते हैं विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसी को कहते हैं विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा ना, तब जाके ग्लोबल वार्मिंग होगा, तब जाकर के विश्व उष्णन होगा और तब जाकर के गर्मी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या झारखंड। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन के सारे डिटेल्स अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन वाला चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हो सके कि आपका एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला, एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया, एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक। ठीक है, तो एपिको आंदोलन जो है, एपिक यानी कर्नाटक से है, कहाँ से है, कर्नाटक से है एपिको आंदोलन का संबंध। इसमें कौन अम्लीय है आपको बताना है, इसमें कौन अम्लीय है, नींबू, संतरा, दही या सभी। तो जो नींबू है, जितने खट्टे चीज़ है वो सभी किस में आते हैं, अम्ल में आते हैं। तो ये सभी यहाँ पर जो है अम्लीय है, सभी अम्लीय चीज़ है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्षार का स्वाद होता है, क्षार का स्वाद होता है, कैसा होता है आपको बताना है, अम्लीय, मीठा, कड़वा या खट्टा। ठीक है, तो क्षार का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, तो क्षार कड़वा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ये राजस्थान टेट में 1 बार और हरियाणा टेट में 1 बार। ठीक है, पूछा गया प्रश्न, क्षार का स्वाद होता है, राइट आंसर इसका कड़वा हो जाएगा। कैसा होता है, कड़वा होता है। अगला,
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए ये प्रश्न आपको बता देते हैं किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा तो छपेगा 101% आपको हम गारंटी दे रहे हैं, 101% गारंटी दे रहे हैं। आप सभी इसको जरूर देख लीजिएगा। और JCERT का जितना जो टॉपिक दिया जा रहा है आप तो देखना कभी भी मत भुलाइएगा, नहीं तो आप इसमें कहीं ना कहीं आप धोखा खाने जा रहे हैं। और बहुत से लोग फेस का चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम फेस वाला वीडियो देखेंगे। आप देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको JCERT कहीं नोट्स किसी ने भी नहीं बनाया, ठीक है। सबको सिर्फ और लुसेंट और यहाँ पर अरिहंत और आपको यहाँ पढ़ाने में लगे हुए शिवांगन, वो सब कुछ नहीं आएगा, धरा के धरा रह जाएगा। देखिए इतने मेहनत से आपको ये नोट्स बना हुआ है, वो आप लेकर के पढ़िए। और पढ़िएगा तो 101% गारंटी ही दे रहे हैं हम आपको कि आपका रिजल्ट होगा तो होगा। इसलिए आप देखने के बाद यहाँ से पूरा PDF और पूरा क्लास जरूर देखिए। आपको बहुत कम समय में सारा चैप्टर वाइज हम आपको कंप्लीट करवा देंगे और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा जेटेड, ठीक है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो सिरका में जो होता है यहाँ पर आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए होता क्या है ना, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है। और हर राज्य, नाम क्या ले आपको, हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न आया है, हर राज्य की बात बता देते हैं, यहाँ तक भी आया हुआ है, ठीक है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो देखिए डंक वाली चीज़ों को आपको बता देते हैं, कभी देगा डंक, डंक खाली याद रखिएगा। डंक वाली चीज़ें जितने होती हैं ना, वो हमारे बॉडी में जब काटते हैं तो बॉडी में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। कौन सा अम्ल छोड़ देते हैं? फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। और यही फॉर्मिक एसिड जो है हमको क्या करता है, तो हमारे शरीर में बहुत अधिक जलन देने लगता है, ठीक है। तो डंक वाली चीज़ें में फॉर्मिक अम्ल मार दीजिएगा एग्जाम में, फॉर्मिक अम्ल आपका सही होगा, ठीक है। तो किसी के भी डंक में फॉर्मिक अम्ल है जिससे शरीर को हमारा नुकसान होता है। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये प्रश्न अब तक 11 बार आपको बता दे रहे, 11 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया और हर राज्य के शिक्षक पात्रता में पूछा गया है, यहाँ तक झारखंड में भी पूछा गया है, ठीक है। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या कोई नहीं, ठीक है। तो नींबू व संतरा में जो होता है, देखिए नींबू व संतरा, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल और डंक वाला में फॉर्मिक अम्ल और नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल को याद रख लीजिएगा नींबू और संतरा में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 101 बारी प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा, 101 बारी प्रश्न पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें? डंक वाली चीज़ों में। साइट्रिक अम्ल किसमें? सिरका में। और एसिटिक अम्ल की सिरका में एसिटिक अम्ल था और यहाँ पर जो था आपका संतरा इस समय साइट्रिक था। अब देखिए लैक्टिक अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल। तो ये दही में जो होता है यही अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आंवला में जो होता है आपको एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और ये 11 बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। आप देखिएगा आंवला वाला प्रश्न, तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, यानी JCERT में सारा प्रश्न केवल इंपॉर्टेंट ही होता है, उससे एक बाहर नहीं आ रहा। कुछ भी प्रश्न आपका कहीं भी जुड़ सकता है। तो सभी को JCERT के प्रति आइए और सबको जुड़ करके यहाँ से पढ़िए। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ये पालक वाले जो प्रश्न है यूपी टेट, एच टेट और CG टेट तीनों में पूछे गए पालक, ठीक है। तो पालक में कौन सा, हर साल देखिए होता है ना, तो यहाँ से एक प्रश्न रहता है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में जो होता है देखिए यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया था, लैक्टिक अम्ल दही के लिए हो गया था, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका आंवला और संतरा के लिए हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अब आपका आगे है और देख लेते हैं क्या क्या इसमें अम्ल का है। देखिए अगला है इमली, अंगूर और कच्चे आम। इमली, अंगूर और कच्चे अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और डंक में फॉर्मिक अम्ल और अब बच गया टार्टरिक अम्ल। तो इमली होगा या अंगूर होगा या कच्चा आम, सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सब में टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है।
चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चूना, देखिए चूना, तो चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं, किस में पाया जाता है? ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो चूना के लिए होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अम्ल किस प्रकार काम करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं, नीला लिटमस को लाल करते हैं, हरा लिटमस को नीला करते हैं और हरा लिटमस को पीला करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग सभी को इसमें पढ़े हुए हैं, सभी को जानते हैं। जो अम्ल होता है या क्षार होता है, यही दो पूछता है ना आपसे एग्जाम में। तो अम्ल होता है तो या तो वो लाल लिटमस को नीला वाला में आपको मारना है या नीला लिटमस को लाल, यानी लाल का संबंध नीला से होता है और नीला का संबंध लाल से होता है। लेकिन कौन लाल से शुरू होगा, कौन नीला से शुरू होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। चलिए इसी कंफ्यूजन को हम लोग देखिए यहाँ कुछ माध्यम से दूर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ माध्यम से दूर कर लेते हैं। ठीक है, अम्ल कहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, अम्ल अम्ल कहेगा तो दिमागवा में जानते हैं क्या आता है? ल है ना भैया, तो लाल से स्टार्ट करो, लाल से स्टार्ट करो, तो लाल से नीला करेगा, वो अम्ल है। इसको एकदम गलती है, आपको बता दे रहे, एकदम गलती है। यही तो एक चीज याद रखिएगा, ल है तो लाल से नीला मत कीजिएगा, आप लोग मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो अम्ल है ना, अम्ल बोला है ना, तो दिमाग में तो ये बन रहा है ना कि ल है तो लाल से नीला करेंगे, लेकिन इसको जस्ट उल्टे कीजिएगा। अम्ल है तो नीला से स्टार्ट कीजिएगा, नीला से लाल, नीला से लाल। अब अम्ल वाला यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 101% है तो क्षार वाला कौन हरा सकता है? जब अम्ल ही मेरा नीला से लाल हो गया तो क्षार का होगा? लाल से नीले ना होगा, दुइये को तो हो ही भी करता है, होता है कि ना होता है? तो एक ऊपर कॉन्फिडेंस बना लीजिए, अम्ल पर क्षार अपने आप बन जाएगा। तो अम्ल के लिए हम क्या बोले, इसे आपको जो अच्छा लगेगा आप याद कर लीजिएगा, लेकिन हम यही जानते हैं कि अम्ल आता है ना, तो अधिकतर लोग हम ये सुनते हैं कि लाल से नीला करता है, भैया मारिए ना आप भी टिकवा। नहीं, अम्ल है, ल है तो लाल से मत स्टार्ट कीजिए, नीला से स्टार्ट कीजिए, नीला से लाल, नीला से लाल। एक अम्ल वाला जब आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा ना तो क्षार तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, जस्ट उल्टा होगा। यदि अम्ल नीला से लाल कर रहा होगा तो क्षार लाल से नीला करेगा। क्लियर हो गया ना? तो एकदम गांठ बांध दीजिएगा। देखिए आपको बेसिक भी प्रश्न पकड़ाने के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आप सभी से जुड़िएगा और यहाँ तैयारी कीजिएगा ना, तो 101% सफलता तो मिलना फिक्स है, इसमें कोई माने काट ही नहीं सकता है। क्षारक किस प्रकार काम करते हैं? अब देखिए क्षारक मतलब क्षार हो गया, तो अम्ल तो किया नीला से लाल भैया, नीला से लाल कर दिया, तो अब ये क्या कर देगा बोलिए? लाले से ना नीला करेगा, दुइये को होइबे करता है, तो लाल से नीला, लाल से नीला कौन में है? हाँ ए में है, मार दीजिए ना आंसर, हो गया टिकिंग। ठीक है, चलिए अगला, जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है उस विलयन को क्या कहते हैं? जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है उस विलयन को क्या कहते हैं? सीजी टेट में एक बार और यू टेट में, उत्तराखंड टेट में एक बार, और यहाँ पर जो यूपी टेट में एक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन या कोनी। तो जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा वो उदासीन विलयन के अंतर्गत चला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चींटी जब काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ जाती है? बताइएगा कौन सा अम्ल छोड़ जाती है जिससे पगला जाता है आदमी, सब दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, रोने लगता है, गाने लगता है, इतना परपराता है कि मत पूछिए भैया। कौन सा अम्ल छोड़ दिया कि लेके नहीं गया कि आपको दे दिया, इतना बड़ा दे दिया कि रोना गाना शुरू हो गया, इतना बड़ा शरीर में इतना छोटा चींटी काटती है तब। ठीक है, तो चींटी जब काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है? आपको पता है तो बताइएगा। फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, डंक में फॉर्मिक अम्ल, और यहाँ पर टार्टरिक अम्ल, इमली अंगूर कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल, और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। ये अम्ल वाला भैया जरूर देख लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, सभी को बताए बहने जरूर देख के जाएगी, नहीं तो यहाँ पर आपको देखिए JCERT का पूरा नोट्स कंप्लीट है, आप यहाँ से जुड़िएगा।
आप देखिए फेस वाले के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो रहा है फेस वाले के चक्कर में। इसलिए सभी कोई पीडीएफ को देख लीजिए अच्छी तरह से, इसमें सारे चीज़ को हम कर दे रहे हैं, आपको ट्रिकी भी दे रहे हैं, साथ साथ बेसिक भी कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जब मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मिट्टी को उपचारित किया जाता है। वेरी गुड। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा तो उसमें कोई चीज़ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी को उपचारित किया जाएगा। तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो उसमें क्षार मिलाया जाता है, और क्षार के रूप में क्या मिलाया जाता है? बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है, या बिना बुझा हुआ चूना, कुछ भी चीज़ मिलाया जाएगा, मिट्टी उपचारित हो जाएगी। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर। ठीक है। अब बोलिए ये प्रश्न कहाँ है? तो ये प्रश्न देखिए यूपी टेट में एक बार आया है, ठीक है, और सीजी टेट में देखिएगा तो उसमें भी एक बार आया है, और बिहार टेट में देखिएगा तो उसमें भी एक बार आया है, और यहाँ पर असम टेट में भी एक बार आया हुआ प्रश्न। देखिए कितने जगह ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और सी टेट में भी देखिएगा तो प्रश्न आया है। अब चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, चाइल्ड पेडागोगी है, उसके आधार पर कौन सा कथन सही होगा? पहला कह रहा है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस करते हैं। आज के डेट में देखिएगा, इसका डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, कभी भी नहीं होगा कि सारे बच्चे एक जैसे। आप देखते हैं कि एक पेड़ का कोई पत्ता भी एक जैसा नहीं होता है, तो सारे बच्चे एक जैसे हो कैसे सकते हैं? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर यह कथन गलत है। ठीक है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, प्रत्येक बच्चा में अलग अलग प्रतिभा होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यह बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो कोई बच्चा हो, सब में कुछ न कुछ गुण होता है, और सब न किसी किसी के बहाने विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, एक जैसे तो कभी होते ही नहीं। बस ये याद रखिए, जब एक पेड़ का एक पत्ता, एक पौधे का एक पत्ता जब एक समान नहीं होता, जबकि उतने पत्ते हुए लगे रहते हैं, तो आदमी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है। बस इसी तरह का प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपको बहुत सारा प्रश्न यहाँ से पकड़ा जाएगा। ठीक है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का जो इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं वो किस टाइप से होना चाहिए पूछ रहा है। बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तो देखिए बच्चों का जो मूल्यांकन होता है ना, अभी आप देखिएगा तो सीसीए पैटर्न पर होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी चारों तरफ के क्षेत्र से उसका मूल्यांकन किया जाता है कि किस क्षेत्र में वो कैसा है। तो इसके लिए अभी चला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? आप जब विद्यालय में गए और विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखना चाहते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपके लिए क्या उचित होगा? यह 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही करना है। MP टेट, CG टेट, UP टेट, BN टेट, सब जगह पूछा है, सब जगह। देखिए ऐसा प्रश्न है, ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित होगा? श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या प्रश्न पूछना। ठीक है, देखिए अगर कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखना है तो बीच बीच में जो है आपको क्या करना चाहिए? बच्चों से प्रश्न पूछना, जिससे कि आपका विद्यालय में अनुशासन भी बना हुआ रहेगा, और बच्चे जो है यहाँ पर आपको रुचि बनाए रखेंगे कि सर प्रश्न पूछ के उसको कहानी के माध्यम से हम सुना भी सकते हैं। ठीक है, उसका प्रश्न उत्तर करवाते रहेंगे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछना उनसे बीच बीच में बहुत ही जरूरी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य? व्यापक का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर सतत मतलब तो आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम के माध्यम से लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यापक का क्या अर्थ? व्यापक सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन में क्या किया गया है, अभी शैक्षिक मतलब एजुकेशन और सशैक्षिक नॉन एजुकेटेड टीम दोनों को यहाँ पर आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये व्यापक शब्दावली का अर्थ है शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक एवं सशैक्षिक दोनों क्षेत्र का। तो देखिए अभी आप अगर जो भी टीचर हैं अभी आप यहाँ पर बनाते होंगे क्या मार्कशीट, तो मार्कशीट में देखते होंगे एक तो यहाँ पर कंटिन्यूअस जो स्कूल चला और इधर देखते हैं कि एक और टेबल बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था बच्चों के प्रतिभागी, सामाजिक प्रतिभागी, स्कूल में पढ़ने के लिए, ये सारा चीज़ देखिए इधर मूल्यांकन ABC ये भी होता रहता है। तो ये एक शैक्षिक हो गया और ये सशैक्षिक हो गया, मिल करके काम करना। तो ये दोनों का मूल्यांकन जो होता है वही कहलाता है व्यापक शब्दावली। ठीक है, वही कहलाता है व्यापक शब्दावली। और ये CG टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, MP टेट में भी प्रश्न पूछ दिया गया, BN टेट में भी ये प्रश्न पूछ दिया गया। प्रश्न बहुत ही यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है आप सभी को बतलाना है। धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेवल करना, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक को पहचान करना, अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्रों को पता कर लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तय कर पाई है इसका पुष्टि पोषण करना। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्पादक जीवन जीने के लिए, प्रोडक्टिविटी लाइफ जीने के लिए शिक्षा किस समय तक तैयार कर पाई है इसी का पुष्टि पोषण प्रदान ये करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। CCE में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है। जो CCE हमारे यहाँ चल रहा है तो उसमें जो औपचारिक निर्धारण जो हम लोग बनाते हैं मार्क्स, उसमें कितना कितना % का चल रहा है, 40 और 60, 30 और 70, 50 और 50। तो ये 40 और 60 का चल रहा है। कितना का रेशियो चल रहा है, 40 और 60 का रेशियो इसमें चलता है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें CG टेट, MP टेट, UP टेट और साथ में J टेट ये सब में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, सब में पूछा गया प्रश्न है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर जो बच्चा है जो बार बार प्रश्न पूछता है उसके साथ कैसा आप बर्ताव करेंगे आपको पूछना है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना है, यानी बच्चा को ये बोले जाइए कि कक्षा के बाद जब क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना है। अगला कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। तो जो बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है उसके लिए यह बिल्कुल सही है कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए वैसे बच्चे को। ठीक है, अगला लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये गलत बात है। बच्चा फिर अनाप शनाप भी पूछने लगता है, इसलिए लगातार प्रश्न पूछने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा आपका। इसमें सही आंसर जो है वो है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो बच्चा जो बार बार प्रश्न पूछता है तो उसको बोल दिए कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। देखिए आप सभी शिक्षक हैं, कैसा प्रतिक्रिया दिएगा। मान लीजिए कि शिवानी आई और आपको प्रश्न पूछ दी, एक प्रश्न दे दी, ठीक है, लेकिन तत्काल आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, नहीं पता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। शिक्षक जो है उसका क्या प्रतिक्रिया करेगा, तो शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही आ रहा है, क्या, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आते हैं उस समय तो क्या करना चाहिए, बाद में उसको समझा देना चाहिए बच्चा को। एक बच्चा प्राय कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका क्या अर्थ है। एक बच्चा जो है बार बार आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है तो इसका उचित रूप से इसका अर्थ क्या है। वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह सामान्य है, वह जो है प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो एक बच्चा जो प्राय कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है, इसका मतलब है कि वह बच्चा जो है अधिक जिज्ञासु है, किसी चीज़ को जानने के लिए वह क्या है, उसमें जिज्ञासा है और अधिक जिज्ञासु है वह। ठीक है, अगला,
असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित वैसा घर जो कि संगठित नहीं है, ढंग से नहीं है, और उस परिवेश से बालक यदि आपके पास आता है तो वह सबसे अधिक किस कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठ, स्वतंत्र अध्ययन, नियोजित निर्देश या अभ्यास पुस्तिका? क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो संगठित घर से आने वाले बच्चा को सबसे अधिक जो कठिनाई अनुभव होता है वह स्वतंत्र रूप से अध्ययन में, ठीक है। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में उनको बहुत अधिक कठिनाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? तो जो अनपढ़ माता पिता है उसके बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, क्या कीजिएगा बताइए ऑप्शन। आप अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात कीजिएगा। दूसरा, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करिएगा। तीसरा, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। चौथा है, आप उसे अपनी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। गुड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रश्न था? प्रश्न था कि आप अनपढ़ माता पिता बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो आप बच्चों को यहाँ पर अपनी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, हिमाचल टेट में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे आते हो। तो यही इसका राइट आंसर सही है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है, ठीक है। चलिए देखिएगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। कैसे निःशक्त बालकों की शिक्षा होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा जो है उसको कैसे देना चाहिए? तो उसको यहाँ पर जो है आपको मुख्य धारा से डालकर, समाकलन द्वारा, और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा है, जो निःशक्त बच्चा के बालकों के लिए है, वो समावेशी शिक्षा द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? समावेशी द्वारा। ए राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसमें कौन सा संकेत ऐसा है जो प्रतिभाशाली होने का नहीं है? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन नहीं है इसमें? तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसमें ये गुण नहीं देखने को मिलता है कि वो दूसरे के साथ झगड़ता है, ठीक है। इसमें वह गुण नहीं मिलता है कि वो दूसरे के साथ झगड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको यहाँ के अनुसार बी हो जाएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ठीक है। मानसिक विकार में ये जो है ये सभी कोई को मिल गया है। डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसपेजिया, डिस्कैलकुलिया, सारा चीज मिला हुआ, ठीक है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, या व्यवहार संबंधी विकार, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लोग का क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या चीज है? तो डिसलेक्सिया जो है यहाँ पर पठन विकार है। डिसलेक्सिया लेक्सिया जैसी है, तो लक्स साबुन याद रखिएगा, लक्स था। अब बच्चा क्या पढ़ रहा होता है? लुक्स पढ़ रहा होता है ना अंतर? लक्स को लुक्स पढ़ रहा है। तो ये पठन विकार है, ये पठन विकार है कि आपको यहाँ पर बच्चा जो है डिसलेक्सिया मैंने पढ़ने के विचार से संबंधित है। अगला देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं आकार में छोटा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है और आकार में कैसा होता है? छोटा होता है ना। मतलब एक काल्पनिक होता है और आकार में छोटा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, ठीक है। तो आभासी और आकार में छोटे होते हैं ना। चलिए अगला देखिएगा। मोटर गाड़ी में चालक के सामने का दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है? मोटर गाड़ी में चालक के सामने का दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसको और कैसे बोला जाता है? तो मोटर गाड़ी में पश्च दर्पण,
पश्च दर्पण के रूप में किसका, पश्च मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, होता है ना। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बड़ा टेम्पू हो, चाहे आप बड़ी गाड़ी देखेंगे, तो कोनो गाड़ी आप देखेंगे तो उस गाड़ी में देखिएगा क्या चीज़, तो जो यहाँ पर जो ड्राइवर होता है, पायलट होते हैं, उसके दाहिने तरफ जो होता है, उसके दाहिने तरफ जो होता है एक क्या लगाता है, खिड़की खुला हुआ रहता है और उसमें शीशा लगा हुआ। तो क्या कर रहा होता है, तो शीशा पीछे वाली वस्तु को पूरा क्लीन देख पाता है, पीछे वाली वस्तु को पूरा क्या कर पाता है, क्लीन देख पाता है, जिसके कारण वह क्या होता है, तो पीछे वाले को साइड दे पाता है। तो इसी कारण साइड जो दिया जाता है तो उसको पश्च दर्पण, प्रश्न देखिए यहाँ से बहुत सा निकल के आता है, पूछ देगा कि पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक और पूछता है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, देखिए वही प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, 3 तरह से प्रश्न इसमें पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने का दर्पण कौन सा होगा, पश्च दर्पण कौन सा होगा, साइड मिरर कौन सा होगा, तो सब में जाएगा उत्तल दर्पण, सब में जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। सब में क्या जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर आपको होगा, एकदम याद रख लीजिएगा। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है बताना है। ये आपका सीजी टेट का प्रश्न है और हरियाणा टेट में एक बार आया हुआ है, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस में सभी बिंदुएं जो होती है एक जगह मिलती है, ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, सभी बिंदु एक जगह पर फोकस हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, तो सभी फैल जाते हैं, क्या होता है, फैलते हैं, बात समझ गए। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अवतल लेंस को कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ ही गया, ठीक है, ये प्रश्न आपको आ ही गया, मिल ही गया है। देखिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, इसमें सभी किरणें जो होती है क्या होती है, दूर तक फैलती है, दूर तक फैलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, ठीक है, क्योंकि ये उत्तल लेंस में सभी किरणें एक जगह पर आकर के फोकस होती है, अभिसरित होती है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहिएगा। और अवतल लेंस में सभी किरणें क्या होगी, एक जगह दूर दूर जा करके फैलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी लेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 1001 बार प्रश्न पूछा हुआ है। आपको लग रहा बहुत ही हल्का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न तो आया हुआ है ना, और आपको भी तो ये प्रश्न आएगा, इसीलिए आपको सिर्फ क्या करना है, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा प्रश्न को घोल करके पी जाना है। और देखिए आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको डेली हम यहाँ पर क्लास दे रहे हैं, आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, जितनी आपको क्लासेज मिल रही है उसको केवल कॉपी पर लिखिए और वीडियो को सुनिए, नोट्स बनाइए, इतना ही में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इतना ही में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको फिक्स बताते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, इतने तो आप मेहनत कर ही सकते हैं, इतना कीजिएगा। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और उसको हम लोग किससे कहते हैं, तो बैजानी पिनाला के नाम से जानते हैं, उसको भी याद रख लीजिएगा, रंग का क्रम ना। चलिए अगला देखिएगा, सूर्य का प्रकाश कितने रंग का होता है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जो मिश्रण है वो भी 7 रंगों का ही होता है, मिल करके बना होता है सूर्य का प्रकाश। ये भी आपका सीजी टेट में एक बार पूछा गया है और हिमाचल टेट में एक बार आया हुआ है, हरियाणा टेट में एक बार आया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का। और बाकी एग्जाम में देखिएगा तो 101 से ज़्यादा बार अभी तक के प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग भी यहाँ पर बना लीजिएगा, सभी को कुछ न कुछ यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। देखिए सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बट जाने की घटना को क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है या श्वेत प्रकाश वो 7 रंगों में जब बढ़ती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विचलन, वर्ण विविधता या कोई नहीं, ठीक है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश होता है, इससे मान लीजिए हम पास कर रहे होते हैं तो ये 7 कलर में विभक्त हो जाता है, इसको स्पेक्ट्रम हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग विबग्योर कहेंगे, क्या कहेंगे, विबग्योर कहते हैं, ठीक है। तो ये 7 रंगों में जो बढ़ जा रही है घटना, आपको क्या नाम है, वर्ण विक्षेपण, इसका नाम क्या है, वर्ण विक्षेपण। तो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बढ़ जाने की घटना को हम लोग कहेंगे, देखिए वर्ण विक्षेपण, क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं।
प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है बताना है आपको, ठीक है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। प्रश्न कहाँ पूछा गया? प्रश्न पंजाब टेट में 2 बार पूछा गया, ठीक है। सीजी टेट में 1 बार पूछा गया कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सरल रेखा, समतल रेखा, वक्र रेखा या कोई नहीं, ठीक है। तो प्रकाश हमेशा जो है सीधी और सरल रेखा में गमन करती है, सीधी और सरल रेखा उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश हमेशा सीधी और सरल रेखा में गमन करती है। इसको आप लोग टिकिंग कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं, कौन सा होगा, ठीक है। प्रश्न कहाँ कहाँ आया इसको भी तो देखेंगे हम लोग ना। यह प्रश्न कहाँ कहाँ अब तक पूछ दिया गया है इसको देख लीजिएगा। यह प्रश्न बहुत जगह पूछा, यूपी टेट में तो 5 बार आया है, सीजी टेट में तो 1 बार आया है, बिहार टेट में तो 2 बार आया है। अब देखिए प्रश्न की झड़ी लग गई है दर्पण, आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं, आप जब बड़े बड़े सैलून में जाते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए वहाँ दर्पण लगा हुआ रहता है ना, तो देखते होंगे आप जो अच्छा दर्पण होता होगा, जो वास्तव में जिस सैलून में दर्पण लगा हुआ होगा बढ़िया, समतल दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण में तो बराबर दिखाई देता है ना। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी दाढ़ी अगर छोटी छोटी दिखाई पड़ रही होगी ना आपके घर के आईने में, तो जब आप वहाँ जा करके देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, और छोटा सा चेहरा भी वहाँ बड़ा दिखने लगता है, और आप पतला शरीर तो वहाँ भी बहुत चौड़ा मोटा दिखने लगते हैं। ये किसका कमाल होता है बताइए? ये दर्पण का कमाल होता है। किसका कमाल होता है? दर्पण का। आप अपने आप को वहाँ देखने के बाद जो है ना बहुत अच्छा महसूस करते हैं और बहुत साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें आखिर दर्पण का प्रयोग कर क्यों लग रहे हैं यहाँ पर? किस दर्पण का? तो बड़ा किस में दिखता है चेहरा? तो अवतल दर्पण में न दिखता है। किस में दिखता है? अवतल दर्पण में दिखता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अच्छा बताइए क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जब जो यहाँ पर नाई है, हजामी है, ठाकुर है, वो जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसको इस दर्पण में क्या होता है, एक छोटा सा बाल भी जो होता है एक कांटी के जैसा बड़ा दिखता है। अब उसको क्या होगा, तो उसको सफाई करने में बहुत ही सुविधा होगा, इसीलिए यहाँ पर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छोटा से छोटा चीज भी रहेगा वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा और जिससे आपको साफ करने में सुविधा होगा। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 101 बार प्रश्न पूछा गया है और आपको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया हुआ था और आगे भी आने वाला है यह प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उससे क्या कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है आप लोग उसको क्या कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, पर्दा आ गया, पर्दा। देखिए पर्दा होता है ना, ये पर्दा अभी देखिएगा फॉक्स प्रो, हम लोग बहुत से फिल्म पहले जो चलते थे वो क्या होता था, पर्दा पर चलता था, पर्दा लगा देते हैं। अभी भी बहुत बड़े बड़े अगर फिगर को फिल्म दिखाना है तो क्या करते हैं, सिर्फ व्हाइट पेपर, व्हाइट पर्दा पर भी ये काम चल जाता है। तो पर्दा पर जिस प्रतिबिंब को, बहुत प्रतिबिंब होता है जो पर्दा पर नहीं आता है और बहुत प्रतिबिंब जो पर्दा पर आता है, ठीक है। तो पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रतिबिंब को? तो पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, कौन प्रतिबिंब बताना है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, कोई नहीं। तो पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है। किसको प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं देखा जा सकता है उससे क्या कहता है आपको बताना है। जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं देखा जा सकता है उससे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक एवं वास्तविक, दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं?